हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखिए, इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन जीके जीएस के बारे में। इसमें इंडियन जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब देखिए, एक दिन बचा आपका एग्जाम को। कल को आपका एग्जाम होने वाला है कनिष्ठ सहायक का, ठीक है। तो एक दिन बचा है, उसमें आप जितने प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं कर लीजिए। तो ये वाला प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने 80+ क्वेश्चन से इंक्लूड करे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, वीडियो लंबी होगी, लेकिन अंत तक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डॉट डॉट के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? ठीक है, तो इतिहासकार जो V.A. स्मिथ हैं, इन्होंने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? ठीक है, तो वो बोला था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की जो विजय गाथाएं थी, उनसे प्रभावित होकर जो इतिहासकार थे ना V.A. स्मिथ, उन्होंने प्रभावित होकर उनको क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन सेंटर एग्जाम में कितने बार पूछा गया है? देखिए, एसएससी 2002 में पूछा है, आरआरबी 2003 में, 2004 में, यूपी पीएससी तक का पूछा है 1990 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, बिहार पीसीएस में। तो देखिए, ये क्वेश्चन 7-8 बार आ चुका है, तो क्या पता इस बार आ सके ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ऐसा कौन सा शासक था गुप्त वंश का, जिन्होंने जो होड़ थे, होड़ों का भारत पर आक्रमण होता था उस टाइम पे, उस आक्रमण को रोका था उस राजा ने, ठीक है। तो कौन सा राजा था वो था हमारा स्कंदगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश का राजा था। समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश का था और स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश का था, ठीक है। स्कंदगुप्त जो था, इन्होंने क्या किया था? होड़ों के आक्रमण को रोका था भारत पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश था वो क्यों प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? वो था कला एवं स्थापत्य के लिए, ठीक है। कला एवं स्थापत्य कला होती थी गुप्त राजवंश के टाइम पे। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? जो अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं, इस टाइप से जो अजंता की कलाकृतियां हैं, वो किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो ये संबंधित है हमारा गुप्त काल से। गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां। अब जब जहां पर कला और स्थापत्य कला वाली बात आती है, वहां पर गुप्त वंश सबसे पहले आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? जो कालिदास हैं, उनको किसका राजकवि माना जाता है? कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं, वो बोलते हैं किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो अजंता चित्रकारी है, इसका विषय वस्तु किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? जो उत्तर गुप्त युग आया था, उस टाइम पे एक विश्वविद्यालय काफी फेमस हुआ था। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ये था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिए, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जो ऐरण अभिलेख होता है, इसका संबंध किस शासक से है? ये संबंधित है हमारा भानुगुप्त से, ठीक है, भानुगुप्त से संबंधित है ऐरण अभिलेख। फिर आता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके टाइम पीरियड पर भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पर, ठीक है। अभी एनडीए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था, तो गोल्डन एज किसके काल में था? ये हो जाएगा हमारा गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में क्या था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो देखिए, मध्यकालीन भारत का हमारा पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? ये होता है हमारा 1576 ईस्वी में, ठीक है, 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच होता है? ये होता है महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में, ठीक है। महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध जब होता है, इसमें अकबर की विजय होती है, महाराणा प्रताप इनसे हार जाते हैं। अब देखिए, अकबर तो ऐसा शासक था जो बहुत कम युद्ध हारता था। इसने काफी सारे 50-60 युद्ध जीते थे। जितने भी युद्ध थे, इसके ज्यादातर युद्ध जीतता था, ठीक है। तो महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार जाते हैं अकबर के साथ। ये युद्ध होता है 1576 ईस्वी में, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुछ इंपोर्टेंट युद्ध आते हैं, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाता है। पानीपत का
पानीपत का तृतीय युद्ध। अब देखिए पहला दूसरा तो आपको पता होगा, ये सिंपल है, लेकिन तीसरा युद्ध ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, ये मेडिवल हिस्ट्री में आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का, ये हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है, 1761 ईस्वी में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। अब ये होता है किसके बीच में है, जो अहमद शाह अब्दाली होता है और मराठाओं के बीच में होता है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अहमद शाह अब्दाली होता है वो जीत जाता है, मराठाओं को हरा देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री के कुछ और युद्ध हैं, जैसे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 ईस्वी में होता है, ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, जो अंग्रेज गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। फिर इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। अब देखिए बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 ईस्वी में होता है, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। जो अंग्रेजी सैनिक थे वो थे हेक्टर मुनरो और दूसरे साइड से थे त्रिगुट। त्रिगुट में कौन कौन थे, एक था सिराजुद्दौला की टीम, एक थी मीर कासिम की टीम, तीसरी थी शाह आलम द्वितीय की टीम, ठीक है। इन तीनों ने एक संयुक्त संगठन बना के हेक्टर मुनरो के खिलाफ युद्ध करा था, लेकिन हेक्टर मुनरो इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा देता है 1764 ईस्वी में, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट युद्ध है, इनको भी याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। अब जो फैजी था ये किसके दरबार में रहा था, फैजी रहा था हमारा अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर के दरबार में रहता था फैजी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अब पद्मावत से रिलेटेड आपको एक खतरनाक स्टोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा मेडिवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, उसका जो अभियान होता है रणथंबोर का अभियान, उसमें राणा रतन सिंह आप पढ़ोगे, ठीक है। ये सारे में आपको कुछ टाइम बाद करा दूंगा। अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी ना लूसेंट जीके की, वो मैंने 3-4 महीने पहले स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने एंसाइंट हिस्ट्री को लगभग कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने वो सीरीज छोड़ दी थी। अब ये जब सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो अगले साल के लिए जो तैयारी करेंगे, जो बच्चे इस बार नहीं निकल पाएंगे, जो अगले साल के लिए तैयारी करेंगे और जो नए एस्पिरेंट आएंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री हम लोग अप्रैल के बाद स्टार्ट करेंगे, उसमें मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हम कंप्लीटली क्लियर करेंगे, ठीक है, पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो जो पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, ये किसके समय में की थी ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो ये की थी शेरशाह के टाइम पे, जब शेरशाह सूरी का शासनकाल चल रहा था दिल्ली सल्तनत पर। जब 1539 ईस्वी में वो क्या करता है, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। जब चौसा के युद्ध में हुमायूं हार जाता है शेर खां के साथ, तो शेर खां क्या करता है, शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करके शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करके क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और 15 वर्षों तक उससे सूरवंश का साम्राज्य वहां चलता है। लेकिन 1555 ईस्वी में क्या होता है ना, 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है, ठीक है, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं महमूद लोदी और सिकंदर सूर को हरा के दोबारा दिल्ली सल्तनत की गद्दी वापस ले लेता है। और उसके बाद 1555 में वो दोबारा बैठता है हुमायूं ऐसा शासक था जो 2 बार गद्दी में बैठा था दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। तो हुमायूं जब दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो 1556 एक साल बाद ही क्या होता है, उसकी एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतरते टाइम हुमायूं गिर के वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो बीच का जो टाइम पीरियड है 1539, लगभग 40 का टाइम पीरियड था। 1540 से लेकर 1555 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड था, ये सूरवंश का साम्राज्य आ गया था दिल्ली सल्तनत पर। ये बेसिकली था शेरशाह सूरी का, जो शेर खां था वो शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। तो शेरशाह सूरी का जो वंश था ये आता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था कि जो मलिक मोहम्मद जायसी था, इसने पद्मावत की रचना कब करी थी, जब शेरशाह सूरी का क्या चल रहा था, टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो अभी हम बात कर रहे थे चौसा की लड़ाई जो कब होती है 1539 में। इसमें हुमायूं हार जाता है, लेकिन हारता किसके साथ है, ये हारता है शेरशाह के साथ, ठीक है, शेरशाह या शेर खां के साथ हार जाता है चौसा का युद्ध। उसके बाद एक और युद्ध होता है। अब चौसा के युद्ध में तो हारने के बाद अभी तो कब्जा नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर होता है बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, ठीक है।
है। इसमें क्या होता है कि शेरशाह सूरी पूरे दिल्ली सल्तनत को जीत जाता है। हुमायूं यहाँ से भागकर राजस्थान चला जाता है, ठीक है, गुजरात राजस्थान चला जाता है। उसके बाद 1540 ईस्वी में हो जाता है शेरशाह सूरी का दिल्ली सल्तनत पर कब्जा, ठीक है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यह है दिल्ली में स्थित, ठीक है, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ये भी बता चुका हूं, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। एक बार तो पहले बैठता है, दोबारा कब बैठता है? 1555 ईस्वी में, ठीक है। 1555 ईस्वी में क्या करता है वो? मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतता है और सरहिंद का युद्ध जीतता है। इसके बाद ही 1555 में दोबारा गद्दी पर बैठता है, ठीक है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो जो बीबी है, तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है भारत में? ये स्थित हो जाएगा हमारा औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। अगला है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी में एक क्या है? लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है जो किसका बना है? संगमरमर का बना है। तो ये किसने बनवाया था या संगमरमर का किसने करवाया था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये करवाया था हमारा किसने? जहांगीर ने कराया था, ठीक है, जहांगीर ने कराया था, जो क्या था? अकबर का बेटा था जहांगीर। हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर था, ठीक है। अब जो सलीम चिश्ती था ना, सलीम चिश्ती के नाम पर ही जहांगीर का नाम अकबर ने क्या रखा था? सलीम रखा था, ठीक है। इसका नाम, जहांगीर का नाम क्या था? सलीम था ना। सलीम क्यों रखा था? जो शेख सलीम चिश्ती थे इन्हीं के नाम पर इन्होंने रखा था अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाया? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसका मकबरा पहले कहां था? आगरा में था, लेकिन बाद में उसकी एक अफगान विधवा होती है, तो अफगान विधवा क्या करती है? उसका शव काबुल ले जाती है और वहीं पर एक बगीचे में दफना देती है, ठीक है। तो वो किसका था? ये था बाबर का, ठीक है, बाबर का था। बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 ईस्वी में होती है, ठीक है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को उपवनों यानी उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो मालियों का मुकुट किसे कहा जाता था? ये बोला जाता था बाबर को, ठीक है। बाबर ऐसा व्यक्ति था जिसको क्या थे? उद्यान बहुत पसंद थे, उपवन बहुत पसंद थे, ठीक है, इसीलिए इसको उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता था। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? गांधी युग आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। गांधी युग बोला जाता है 1917 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ठीक है। 1917 से लेकर 1947 ईस्वी तक का क्या बोला जाता है? गांधी युग बोला जाता है, ठीक है। तो गांधी युग से भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब देखिए ये जो समझौता हुआ था ये बेसिकली किससे संबंधित था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये संबंधित होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो इसके बाद प्रथम महाराज्यपाल या फिर गवर्नर जनरल कौन बने थे? ये बने थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन क्या बने थे? प्रथम गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत के। अब देखिए किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें पहली बार भारत के लिए क्या किया गया था? संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो ये था हमारा 1935 का अधिनियम, ठीक है। 1935 का जो अधिनियम था इसमें भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। इसको 1935 का चार्टर अधिनियम भी बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था इसके नायक कौन थे? इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के प्रमुख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन डायरची धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ठीक है, तो 1919 के जो अधिनियम में द्वैध शासन था इसकी धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? कौन थे वो व्यक्ति? वो व्यक्ति थे चेम्स फोर्ड,
ठीक है, जेम्स फोर्ड थे वो व्यक्ति। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में और क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो ब्रिटिश सरकार से एक व्यक्ति को सर की उपाधि मिली थी। तो किस व्यक्ति ने, जो पंजाब में अमृतसर में 1919 में क्या हुआ था, अमृतसर की घटना हुई थी ना 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उस हत्याकांड के बाद उस व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी, जो किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने उनको दी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे क्या थे? ये थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस टाइम पे, बाकी ये सारी चीजें थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस टाइम पे भारत का वाइसराय होता था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है। ठीक है, पंजाब के अमृतसर प्रांत में होता है। इसमें क्या हुआ था कि जो जनरल डायर थे, आपने पढ़ा होगा वैसे, जनरल डायर थे, जनरल डायर ने क्या करा था, एक बहुत बड़ी भरी सभा में उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, तो काफी सैकड़ों लोग उसमें मरे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने काफी सारी पुस्तकें तो लिखी थी, इनमें से एक कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो वो पुस्तक हो जाएगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जो नेहरू रिपोर्ट थी इसको अंतिम रूप से कब सम्मिलित किया गया था? 1928 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। तो जो ये सम्मेलन हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। ठीक है, डॉक्टर अंसारी ने की थी सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो 1923 ईस्वी में इन्होंने कहां पर यह पार्टी की स्थापना की थी? ये की थी इन्होंने इलाहाबाद में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। किसने? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के हमारे 35 प्लस इंपोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। देखिए पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं? नीति निर्देशक तत्व आते हैं हमारे भाग 4 के अंतर्गत। पहली बात तो ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इसमें हमारा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में आता है, जिसमें हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे। तो कहां से ग्रहण किए गए थे? ये किए गए थे आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड से ये सम्मिलित किए गए थे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये मैं बता चुका हूं, भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये हो जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो अंतर्निहित कौन कौन से तत्व हैं, सिद्धांत हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे उपयुक्त सभी। ठीक है, आर्थिक सिद्धांत भी हैं, प्रशासनिक सिद्धांत भी हैं और सामाजिक सिद्धांत भी हैं। अब देखिए मूल
अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को किस संविधान के किस भाग में रखा गया है? ये रखा गया है भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 में रखा गया है संविधान के, जिसमें आते हैं हमारे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पूछे जाते हैं इसमें से आर्टिकल। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक रखा जाता है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो जो संसद है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त होती है जब वह बिना सदन को सूचित किए सदन में अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? ये 60 दिनों का टाइम होता है। अगर वो 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है बिना किसी को कुछ बताए, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में 2 बार होना, मतलब 6-6 माह के अंतराल में संसद की बैठक होना अनिवार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में इनमें से क्या क्या कथित है? तो देखिए इनमें से कथित होगा हमारा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। संसद कैसे बनेगी? राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर बनेगी। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति और संसद क्या करेंगे? 2 सदनों से मिलकर ये ही बनेगा, ठीक है। तो इसका केवल डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। केवल दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना क्या आवश्यक है? यह आवश्यक है हमारा संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो सांसद होते हैं इनके वेतनों का निर्णय कौन करता है? ये करता है हमारा संसद, ठीक है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारा पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी के ही क्वेश्चन हम 20+ क्वेश्चंस पॉलिटी के करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस हम ज्योग्राफी के करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? ये रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले राष्ट्रपति भी थे और 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 57, ठीक है। आर्टिकल 57 क्या करता है? जो राष्ट्रपति होता है उसके पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जब जनता पार्टी का शासन था उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति होते थे एन संजीव रेड्डी, ठीक है। एन संजीव रेड्डी क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी, ठीक है। तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कब हुई थी? जब उनका कार्यकाल चल रहा था, पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो ये किसमें निहित होता है? ये निहित होता है हमारा राष्ट्रपति में। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? अब इसमें से किसकी नियुक्ति ये नहीं कर सकता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो इनमें से किसकी नियुक्ति करता है? ये करता है हमारा सभी की, ठीक है। इन सभी की नियुक्ति क्या करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए, भारत का महान्यायवादी, एक राज्य का कोई भी राज्यपाल हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, इन सब की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, इसके जो मंत्री होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, तो इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है हमारा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति तो नियुक्ति करता है, लेकिन सलाह किससे लेता है? प्रधानमंत्री से लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? ये नहीं कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। तो राष्ट्रपति की मर्जी से कौन अपने पद पर रह सकता है, ये रह सकता है हमारा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी से अपने पद पर रह सकता है। तो देखिए ये थे पॉलिटी के 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करी। अब हमारा जो पोर्शन रहेगा ये रहेगा हमारा ज्योग्राफी का। ठीक है, अब ज्योग्राफी में देखिए हम भारत के ज्योग्राफी भूगोल के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये है हमारा टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का नहीं, ये पूरे एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, पूरे एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। 260.5 मीटर क्या है टिहरी बांध की ऊंचाई है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर इसको बनाया गया है। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो सबसे लंबे बांध की बात करें तो ये है हमारा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध है जो, ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर क्या बना है, टिहरी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सलाल बांध निम्नलिखित में से किन नदियों में बनाया गया है। ठीक है, जो सलाल बांध है तो ये इन नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है हमारा चेनाब नदी पर। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी पर बनाया गया है सलाल बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, ये हमारा उड़ीसा में स्थित। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। अब देखिए ये तो बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम परियोजनाओं से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, भारत में जो इंपोर्टेंट परियोजनाएं हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो किस नदी पर यह निर्मित है, यह है बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर निर्मित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है ये इनमें से किस नदी पर स्थित है, ये स्थित है हमारा भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स। अगला है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। तो जो ओंकारेश्वर परियोजना है ये इन नदियों में से किस एक नदी से संबंधित है, ये संबंधित होगा हमारा नर्मदा नदी से। ठीक है, नर्मदा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तपोवन और विष्णुगढ़। ठीक है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित हैं। जो तपोवन है और विष्णुगढ़ है ये जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं, ये स्थित है हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और तपोवन। अगला है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। तो जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है ये निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है, ये आधारित होगा हमारा चिनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर स्थित है या इस पर आधारित है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस होंगे, इनको भी हम देखेंगे। तो ये तो हमने बात कर दी, कुछ परियोजनाएं थी, परियोजनाओं से रिलेटेड। अब हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, जो भारत की जलवायु है वो किस तरीके की है। अब देखिए भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, मतलब सर्दियों के मौसम में वर्षा किस राज्य में होती है। तो ये होती है हमारा तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में क्या होता है, वर्षा होती है किस टाइम पे, जाड़े के मौसम के टाइम पे। ठीक है, सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। जो भारत का पश्चिमी समुद्री तट है, मतलब गुजरात राजस्थान वाला एरिया, तो इस समुद्री तट पर वर्षा कौन से मानसून के कारण होती है, ये होती है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव किस राज्य में होता है, ये होता है हमारा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। अब देखिए मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये मानसून जो शब्द है ये किस भाषा से बना हुआ है, ये बना है हमारा अरबी भाषा से। ठीक है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो किस मानसून से भारत की वर्षा सर्वाधिक मुख्यतः प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। जो उत्तर पूर्वी मानसून है, इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ये राज्य हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इनमें से सबसे सूखा स्थान कौन सा हो जाएगा? ये होगा हमारा लेह। लेह क्या है? सबसे ज्यादा सूखा स्थान है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचे हैं, तो इनको भी हम करते हैं। जैसे इसमें हम राष्ट्रीय पार्कों के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार है एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के, तो इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1936 ईस्वी में। 1947 में जब भारत आजाद होता है तो इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा जाता है। पहले इसका नाम होता है हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल पार्क का नाम 1947 के बाद चेंज कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। जो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ये है हमारा पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य क्या है? जंगली हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? तो ओडिशा में स्थित क्या नहीं होगा इनमें से? तो ये नहीं होगा हमारा सोनितपुर हाथी रिजर्व। ठीक है, सोनितपुर हाथी रिजर्व कहाँ नहीं होगा? ओडिशा में नहीं होगा। बाकी देखिए, मयूरभंज हाथी रिजर्व की बात करें या संबलपुर हाथी रिजर्व की बात करें या महानदी हाथी रिजर्व की बात करें, ये सब कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। अगला है, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, संकटापन्न। ठीक है, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। तो जो संकटापन्न रिडले कछुआ है, इसका विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? ये है हमारा गाहिर माथा में। ठीक है, गाहिर माथा में है। अगला है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? जो सरिस्का पक्षी विहार है, ये स्थित है हमारा राजस्थान में। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने सारे फॉर्मेट के बारे में बात करी। एंसेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखा। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और क्वेश्चंस में कुछ भी गलतियाँ होती है तो आप लोग कॉमेंट में बताना। और क्या कहते हैं, अभी आप कल का आपका एग्जाम है। ठीक है, एक दिन बचा है, कल को आपका एग्जाम है, तो थोड़ा सा रिविजन करके आप लोग चले जाना। ठीक है, तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। सब लोग अच्छे से एग्जाम दे के आना। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आखिरी तक वीडियो किस किस ने देखी। ठीक है, आखिरी तक वीडियो किस किस ने देखी, कमेंट करके जरूर बताना। तो यार सभी को शुभकामनाएं परीक्षा के लिए, अच्छे से एग्जाम देना। और तो मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।